हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फ्रॉनहोफर विवर्तन के बारे में, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन यानी एकल झिर्री फ्रॉनहोफर विवर्तन के बारे में कि बेसिकली इसमें पैटर्न किस प्रकार से ऑब्टेन होता है, मैक्सिमा किस प्रकार से बनता है, मिनिमास किस प्रकार से बनते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, हमने डिस्कस किया था फ्रॉनहोफर विवर्तन का स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें एक प्रकाश स्रोत S होता है जिससे गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होते हैं। अब ये गोलीय तरंगाग्र इस कन्वर्जिंग लेंस यानी उत्तल लेंस से जब अपवर्तित होते हैं तो सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है और उसके लंबवत जो तल होता है वो तरंगाग्र कहलाता है। तो इसके लंबवत अब जो तल है वो समतल है। इसका मतलब इस लेंस से अपवर्तन के बाद ये गोलीय तरंगाग्र समतल तरंगाग्र में बदल जाता है, जिसे हमने कहा है WW'। अब ये समतल तरंगाग्र जब इस स्लिट पर AB पर आपतित होता है तो इस स्थिति में इसका ये वाला पोर्शन डेड हो जाता है, ये वाला पोर्शन डेड हो जाता है। केवल तरंगाग्र का कौन सा भाग इसमें से अपवर्तित इसमें से पार हो सकता है, वो है AB वाला पोर्शन। क्लियर। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस तरंगाग्र का ये वाला जो भाग है वो इस स्लिट से बाहर निकल सकता है और यहाँ पर उसका विवर्तन भी होगा। हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये कहता है कि इस तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा। मैंने यहाँ पे कुछ बिंदु बना लिए जो नए स्रोत की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इसका आगे लेंस L2 रखा है जिससे यहाँ पर जो तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं उन तरंगों को इस स्क्रीन पर फोकस किया जा सके। तो स्क्रीन को इस लेंस के फोकस तल में हमने रखा है। अब समझिए, हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमा की या फिर सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की। हमेशा ही हमें केंद्र में एक ज्यादा तीव्रता वाला प्रकाश दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर हमेशा मैक्सिमा हमें मिलेगा। मैक्सिमा का मतलब है तीव्रता होगी वहाँ पे प्रकाश की, मतलब वहाँ उजाला होगा, और मिनिमा का मतलब है वहाँ प्रकाश की तीव्रता 0 होगी, मतलब अंधेरा होगा। तो इसके सेंटर पर हमेशा ही हमें एक मैक्सिमा मिलता है। हम ये जस्टिफाई करेंगे कि ये सेंटर में हमें मैक्सिमा क्यों मिलता है। ठीक है, तो समझिए, इस पूरे तरंगाग्र को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ऊपर वाला भाग है AC और एक नीचे वाला भाग है CB। क्लियर। अब इस तरंगाग्र में प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की तरह कार्य करता है, तो प्रत्येक बिंदु से तरंगिका उत्सर्जित होगी, हर संभव दिशा में उत्सर्जित होगी। तो मान लेते हैं कि इसके इस A वाले भाग से तरंगिका उत्सर्जित हुई इस प्रकार से, और इसी के संगत कोई बिंदु है नीचे वाले भाग में B, उससे भी ये तरंगिका उत्सर्जित हुई इस दिशा में। दोनों इस लेंस से अपवर्तित हुए और दोनों यहाँ C पर आके मिले। हम क्या देखते हैं, यहाँ से उत्सर्जित तो तरंगिका है, उसने यहाँ से लेके C तक जितना पथ ट्रैवल किया होगा, इस बिंदु B से उत्सर्जित तरंगिका ने भी इस बिंदु C तक पहुंचने में उतना ही पथ ट्रैवल किया होगा। यानी दोनों के बीच पथांतर कितना होगा? 0। और अगर पथांतर 0 होगा मतलब यहाँ से जो तरंगिका आ रही है और यहाँ से जो तरंगिका आ रही है, इन दोनों में यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा, क्योंकि पथांतर 0 तो संपोषी व्यतिकरण होगा। संपोषी व्यतिकरण होगा तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और यहाँ पे हमें सेंटर में एक मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर। या फिर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं A के नीचे वाला ये जो बिंदु है, इसके संगत यहाँ पर ये वाला बिंदु है। तो इस बिंदु से चलकर जाने वाली प्रकाश की जो किरण है या तरंग है, वो इस C तक पहुँचने में जितनी दूरी ट्रेवल करेगा, इस बिंदु से चलकर जाने वाली किरण भी C तक पहुँचने में उतना ही पथ ट्रैवल करेगी। मतलब ये है कि इस ऊपर वाले पोर्शन के प्रत्येक बिंदु के संगत नीचे वाले पोर्शन में भी एक बिंदु होगा, और उन दोनों से चलकर जाने वाली प्रकाश की जो तरंगे हैं वो C तक पहुंचने में समान दूरी तय करेगी। और अगर समान दूरी तय करके यहाँ पे पहुंचेगी तो उस स्थिति में उन दोनों के बीच पथांतर हमेशा ही 0 होगा, और पथांतर हमेशा 0 होने के कारण यहाँ पर तरंगी समान कला में अध्यारोपित होगी, और समान कला में अध्यारोपित होने के कारण सेंटर में हमेशा एक मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर है। तो पहले हमने किसको जस्टिफाई किया? पहले हमने जस्टिफाई किया
सेंट्रल मैक्सिमा को। सेंटर में हमेशा मैक्सिमा क्यों मिलेगा? क्योंकि तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका C पर समान कला में अध्यारोपित होगी और समान कला में अध्यारोपित होने के कारण यहाँ संकोची व्यतिकरण होगा और जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक मैक्सिमा मिलेगा, मतलब प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं, जैसा हमने बात की कि प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा, तो प्रत्येक बिंदु से तरंगिका हर संभव दिशा में उत्सर्जित होगी। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये भी बताया है कि हर बिंदु के संगत एक ऐसा बिंदु होगा जिससे प्रकाश की जो तरंगिका है उत्सर्जित हो रही है वो एक दूसरे के समानांतर उत्सर्जित होगी। कहने का ये मतलब है कि अगर मान लेते हैं A से इस बिंदु से दूसरी तरंगिका इस दिशा में उत्सर्जित हो रही है थीटा कोण पर, किस कोण पर? थीटा, जो विवर्तन का कोण है, मतलब A से तरंगिका विवर्तित हुई थीटा कोण पर। इसी प्रकार बिंदु B से भी उतने ही कोण पर कोई दूसरी तरंगिका विवर्तित हुई और उसका एंगल भी हम कितना मान लेते हैं वो भी थीटा कोण पर विवर्तित हुई। तो A से विवर्तन के बाद ये लेंस पर आपतित हुई और लेंस ने इसको यहाँ P पे फोकसित कर दिया। कहाँ पे फोकसित कर दिया? P पे फोकसित कर दिया। यहाँ से भी इसको कहाँ पे फोकसित कर दिया? मान लेते हैं P पर फोकसित कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बिंदु A से एक तरंगिका थीटा कोण पर विवर्तित हुई और लेंस से अपवर्तन के बाद P पर आई। इस बिंदु के संगत बिंदु B से भी एक तरंगिका थीटा कोण पर विवर्तित हुई और लेंस से अपवर्तन के बाद बिंदु P पर गई। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं गाइस? A से P तक और B से लेके P तक तरंगों ने अलग अलग पथ ट्रैवल किया है। आप देखिए इस AP की डिस्टेंस तो है कम और इस B से लेके P तक की डिस्टेंस है ज़्यादा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच पथांतर जो है वो अलग होगा, सेम होगा या फिर क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस बिंदु P पर हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा वो डिपेंड करता है इस बिंदु से यहाँ तक और इस बिंदु से यहाँ तक जाने वाली तरंगिकाओं के बीच के पथांतर पर। तो हम इन दोनों के बीच का पथांतर याद कर रहे हैं। पथांतर याद करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पर एक लंब डाल देते हैं। ये डायग्राम में आपको ज़्यादा दिख रहा है लेकिन ये एंगल बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये विवर्तन का कोण बहुत छोटा होता है। तो हम इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अभिलंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं n। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल मेरे पास आएगा 90 माइनस थीटा ज्योमेट्री से, और अगर ये वाला एंगल मेरे पास 90 माइनस थीटा आएगा तो ये वाला एंगल मेरे पास थीटा ही आएगा। ये जनरल ज्योमेट्री है। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये टोटल आएगा 90 माइनस थीटा, और अगर ये वाला मेरे पास 90 माइनस थीटा आएगा तो ये वाला एंगल भी मेरे पास कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देखें इस तरंग और इस तरंगिका के बीच पथांतर इतना होगा, कितना होगा? bn। तो यहाँ पर हम बात करें कि पथांतर कितना होगा? पथांतर डेल्टा बराबर आ जाएगा bn के बराबर। पथांतर किसके बराबर आएगा? bn के बराबर। और bn किसके बराबर आ रहा है? तो हम देखते हैं ये है मेरे पास अगर थीटा और इस छिद्र का आकार हम मान लेते हैं a, इस स्लिट की चौड़ाई मान लेते हैं a, तो ये अगर a है, ये थीटा है, तो इस bn का मान मेरे पास क्या आ जाएगा? a sin थीटा आ जाएगा। क्लियर? कैसे? sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने लंब कितना है? bn, तो ये मेरे पास bn, और कर्ण 90 डिग्री के सामने कर्ण कितना है? a, ये आ जाएगा a। तो यहाँ से bn बराबर आ जाएगा a sin थीटा। मैंने सीधा लिख लिया a sin थीटा। ये मेरे पास पथांतर आ जाएगा। क्लियर है? मेरे पास क्या आ गया? पथांतर। पथांतर का मान a sin थीटा के बराबर होगा। तो हम पहले किसके जस्टिफिकेशन की बात करेंगे? हम पहले बात करेंगे सेकेंडरी मिनिमास की बात करेंगे। सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, सेकेंडरी मिनिमा के बारे में डिस्कस करते हैं। उसको जस्टिफाई करते हैं कि यहाँ पर अगर हमें मिनिमा मिलता है तो कैसे मिलेगा या उसका क्या कारण हो सकता है। मिनिमा का मतलब अगर यहाँ बिंदु P पर हमें अंधेरा दिखाई देता है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की। इसकी बात करते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की अपन बात करते हैं, यानी प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ की बात करते हैं। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की बात करते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या मान लेते हैं कि इस
ए से जाने वाली और इस बी से जाने वाली तरंगिका के मध्य, यानी पूरे के पूरे इस तरंगाग्र के बीच पथांतर जो है वो लैम्डा है। तो मान लेते हैं कि इस स्थिति में पथांतर जो है डेल्टा, उसका मान लैम्डा के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं हम बात करें फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की, तो हम ये बात करते हैं कि ए से पी तक और बी से पी तक जो तरंगिकाएं जा रही हैं उनके बीच का पथांतर लैम्डा है। तो अब समझिए, मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बनाता हूँ, यानी ये मेरे पास कोई स्लिट है और यहाँ से ये थीटा कोण पर विवर्तित हुई और यहाँ से भी ये थीटा कोण पर विवर्तित हुई। ठीक है, हमने ये कहा कि इन दोनों के बीच का ये जो पथांतर है, ये वाला, ये टोटल पथांतर मेरे पास यहाँ से विवर्तित हुई, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये है बी और ये एन। तो अगर ये टोटल पथांतर मेरे पास मान लेते हैं, ये बी एन जो है वो टोटल पथांतर मेरे पास कितना है, लैम्डा है। ये ए से विवर्तित होकर जा रही है तरंग और ये बी से होकर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच का कुल पथांतर अगर मान लेते हैं लैम्डा है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे तरंगाग्र को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। हम इस पूरे को दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो इस पूरे को दो भागों में डिवाइड करते थे, यहाँ पे एक भाग ले लेते हैं सी। तो मैंने इस पूरे को दो भागों में डिवाइड कर लिया। सी से भी कुछ तरंगाग्र इस प्रकार से विवर्तित होगी जा रही होगी तरंग, क्योंकि प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है। तो सी से भी तरंगिका इस तीनों की तरंगिका के समांतर दिशा में जा रही होगी। अब सिमेट्रिसिटी से आप देखिए, अगर ये लैम्डा है और इसको दो भागों में डिवाइड किया तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो ये पूरा लैम्डा है, ये मेरे पास लैम्डा बाई 2 आएगा, ये मेरे पास 0 आएगा। क्लियर, क्योंकि हमने पूरे भाग को दो भागों में डिवाइड किया। इसका मतलब क्या कि सिमेट्रिसिटी से अगर हम देखें, ये पूरा अगर मेरे पास लैम्डा है तो इसका आधा कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 आएगा। तो इसका मतलब हमने पूरे तरंगाग्र को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। आप समझिए, इसका मतलब इस ऊपर वाले पोर्शन में और इस नीचे वाले पोर्शन में अगर हम बात करें तो समझिए कैसे। ऊपर वाले किसी भी पोर्शन और नीचे वाले किसी भी पोर्शन से उत्सर्जित तरंगिकाओं के बीच का जो पथांतर होगा वो कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 आएगा। इस ए सी के बीच में अगर कोई बिंदु है, नए स्रोत की तरह कार्य कर रहा है, तो उससे उत्सर्जित तरंगिका और इस सी बी के बीच में अगर कोई बिंदु है, उससे उत्सर्जित तरंगिका के बीच का जो पथांतर आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 आएगा। तो यहाँ से उत्सर्जित तरंगिका और यहाँ से उत्सर्जित तरंगिका के बीच पथांतर लैम्डा बाई 2। इसी प्रकार कोई दूसरा बिंदु है तो उसके संगत हमारे पास नीचे वाले पोर्शन में भी एक दूसरा बिंदु होगा, उन दोनों से उत्सर्जित तरंगिकाओं के बीच का पथांतर भी मेरे पास कितना आएगा, लैम्डा बाई 2। तो हम ये देखते हैं इस स्थिति में ऊपर वाले प्रत्येक बिंदु के संगत नीचे वाले भाग में एक बिंदु होगा जिनसे उत्सर्जित तरंगिकाओं के बीच का पथांतर हमेशा लैम्डा बाई 2 आएगा। तो अगर उत्सर्जित तरंगिकाओं के बीच का पथांतर लैम्डा बाई 2 आएगा, मतलब वो बिंदु P पर पहुंचकर विनाशी व्यतिकरण करेगी। क्या करेगी, विनाशी व्यतिकरण, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ए सी में उपस्थित कोई भी जो फ्रेश सोर्स होगा, बिंदु होगा, उससे उत्सर्जित तरंगिका और सी बी में उत्सर्जित किसी भी बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका के बीच पथांतर लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा बिंदु P पर, और विनाशी व्यतिकरण के कारण वहाँ पर एक काली फ्रिंज बनेगी, मतलब हमें मिनिमा मिलेगा। क्लियर है, तो हमने फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या देखा कि उसके लिए अगर हम मान लेते हैं पथांतर हमारे पास लैम्डा है, तो हम इस पूरे को दो भागों में डिवाइड करते हैं, और दो भागों में डिवाइड करने के कारण हम ये देखते हैं कि इस ए सी में उपस्थित बिंदु और इस सी बी में उपस्थित बिंदु, प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिकाओं के बीच पथांतर लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि पूरे के बीच अगर लैम्डा है तो इन दोनों आधे आधे के बीच में लैम्डा बाई 2 होगा। और इस स्थिति में क्या होगा कि बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच विनाशी व्यतिकरण होगा, और जिससे हमें वहाँ पे एक मिनिमा मिलेगा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए पथांतर लैम्डा का मान किसके बराबर, डेल्टा का मान लैम्डा के बराबर, और ये पथांतर मेरे पास किसके बराबर था, ए साइन थीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए साइन थीटा किसके बराबर आया था, लैम्डा। चूंकि हम क्या देखते हैं कि थीटा का मान बहुत कम है, थीटा का मान कम है, और जब भी थीटा का मान कम होता है तो हम साइन थीटा को सीधा किसके बराबर लिख सकते हैं, थीटा के बराबर लिख सकते हैं।
तो यहाँ से सीधा आ जाएगा ए थीटा बराबर लैम्डा। क्लियर? ये मेरे पास फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की अपन ने बात करी। क्लियर? अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा की। तो हम बात करते हैं सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा कहूँ मैं इसे, या सेकेंड सेकेंडरी डार्क फ्रिंज कहूँ, एक ही बात है। तो उस स्थिति में हम क्या मानते हैं कि पथांतर का मान लेते हैं 2 लैम्डा है। कितना है? 2 लैम्डा। उस स्थिति में हमने यहाँ पे तो 2 भागों में डिवाइड किया था, उसको हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 4 भागों में। डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। मान लेते हैं P पर हमें सेकेंडरी मिनिमा मिलता है, मतलब C पे तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिली थी, मैक्सिमम मिला था। उसके पास अगर मान लेते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा आ रहा है, मतलब पहली जो हमें क्या कहते हैं काली फ्रिंज मिलेगी, उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी काली फ्रिंज मिलेगी, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस A से और B से बिंदु P तक पहुंचने वाली तरंगों के बीच का पथांतर 2 लैम्डा है। उस स्थिति में इस पूरे तरंगाग्र को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। समझिए कैसे? मान लेते हैं हमारे पास ये स्लिट है और ये है पोर्शन A, ये है पोर्शन B। इस A से तरंग जा रही है और इस B से भी क्या जा रही है? तरंग। और इन दोनों के बीच का जो पथांतर हमने माना है, इन दोनों के बीच का पथांतर वो मान लिया हमने 2 लैम्डा। इस स्थिति में हम इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और 4। तो आप देखिए हमने इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4। तो ये 4 भागों में हमने इसको डिवाइड किया। ये 1, ये 2, 1, 2, 3 और 4। तो ज्योमेट्रिसिटी, अब इस प्रत्येक बिंदु से भी तरंगे उत्सर्जित हो रही होगी, तो इनसे भी इसके समांतर दिशा में मान लेते हैं तरंगे इस तरह से उत्सर्जित हो रही है। 1, 2, 3 और 4। ठीक। तो सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये पूरा पथांतर 2 लैम्डा है तो इसका आधा कितना होगा? लैम्डा। तो इसका भी आधा कितना होगा? लैम्डा बाई 2। और इन दोनों के बीच ये लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा बाई 2। क्लियर? अब समझिए, हमें यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड कर दिया। इसके नाम अपन दे देते हैं, ये मान लेते हैं C, D और E। ये पोर्शन हमने डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा? इस वाले पोर्शन की अपन बात करते हैं पहले। तो समझिए, इस AC में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका और इस CD में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिकाओं के बीच का पथांतर हमेशा कितना आएगा? लैम्डा बाई 2 आएगा, जैसे हमने फर्स्ट केस में बात करी थी। तो हम क्या देखते हैं, इस AC में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका और इस CD में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका के बीच पथांतर लैम्डा बाई 2 आएगा। मतलब इन पोर्शन में प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका के लिए नीचे वाले पोर्शन में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका के मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2 होने के कारण ये तरंगे यहाँ बिंदु P पर पहुंचकर विनाशी व्यतिकरण करेगी, जिससे ये कैंसिल कर देगी और परिणामी तीव्रता 0 आएगी। नीचे वाले पोर्शन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस DE पोर्शन में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका और इस EB पोर्शन में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका के बीच पथांतर भी कितना आएगा? लैम्डा बाई 2 आएगा। और इसकी वजह से यहाँ से उत्सर्जित तरंगिका भी बिंदु P पर पहुंच के विनाशी व्यतिकरण करेगी, जिससे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और इस प्रकार हमें वापस वहाँ पे प्रकाश की तीव्रता 0 मिलेगी, यानी कि हमें वहाँ पे प्रकाश की कोई तीव्रता नहीं दिखेगी, अंधेरा दिखाई देगा। तो ये वाली कौन सी कंडीशन हो जाती है? सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। तो सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा कब मिलेगा? जब हमारे पास A और B से उत्सर्जित तरंगिकाओं के मध्य पथांतर 2 लैम्डा होता है। तो हम पूरे तरंगाग्र को 4 भागों में डिवाइड करके इसको जस्टिफाई करते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं, यानी कि पथांतर जो है A sin थीटा, उसका मान किसके बराबर आना चाहिए? 2 लैम्डा के बराबर। हम सीधे sin थीटा को थीटा लिखते हैं, तो A थीटा का मान किसके बराबर? 2 लैम्डा के बराबर। तो ये हमने सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा की बात करी। इसी प्रकार जब हम थर्ड सेकेंडरी मिनिमा की बात करेंगे तो पथांतर कितना आएगा? 3 लैम्डा। उस स्थिति में हम उस पूरे वेवलेंथ को, पूरे वेवफ्रंट को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 6। इसी तरह हम कितने में डिवाइड करेंगे? 8। तो हम देखते हैं जब भी पथांतर का मान लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इस प्रकार से होगा तो हमेशा ही बिंदु P पर आने वाली तरंगिकाओं के बीच विनाशी व्यतिकरण होगा, जिससे हमें वहाँ पे तीव्रता 0 मिलेगी, मतलब मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमा।
तो हम अगर इसी तरह बात कर लेते हैं nth सेकेंडरी मिनिमा की, हमें nवी सेकेंडरी डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगी, तो उस स्थिति में हम सीधे तौर पे लिख सकते हैं कि पथांतर का मान किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा, यानी a sin थीटा के मान जो है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, या सीधे a थीटा का मान n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन किसके लिए अपन ने बात कर ली, ये वाली कंडीशन हमने बात करी केवल और केवल मिनिमा के लिए। या हमें बिंदु P पर मिनिमा कब मिलेगा, हमें बिंदु P पर इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा के पास पहला जो मिनिमा मिलेगा, पहला जो डार्क फ्रिंज मिलेगी, पहली जो हमें तीव्रता 0 मिलेगी वो तब मिलेगी जब पथांतर लैम्डा होगा। दूसरी तीव्रता 0 कब मिलेगी, जब पथांतर 2 लैम्डा होगा। तीसरी जब पथांतर 3 लैम्डा होगा। इस प्रकार एनवी हमें काली फ्रिंज या मिनिमा कब मिलेगा, जब पथांतर n लैम्डा के बराबर। यानी विवर्तन में, सिंगल स्लिट विवर्तन में जब भी पथांतर का मान लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा इस तरह से होगा तो हमें हमेशा ही वहाँ पे मिनिमा मिलेगा। क्लियर है गाइस? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो हमने केवल किसके बारे में डिस्कस कर लिया गाइस, मिनिमास के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मैक्सिमास के बारे में। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर हम सीधे सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन ये वाली लिख लेते हैं। चलिए, तो सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन में हमारे पास जो पथांतर है a sin थीटा वो n लैम्डा के बराबर आना चाहिए, या फिर हम सीधे तौर पे कह सकते हैं a थीटा का मान n लैम्डा के बराबर। और इस स्थिति में हम अगर बात करें थीटा का मान तो आना चाहिए n लैम्डा अपॉन a के बराबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की। सेकेंडरी मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद सेकेंडरी मिनिमा के बाद हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमें सेंटर में ब्राइट फ्रिंज दिख रही है, जहाँ पे हमें उजाला दिख रहा है, उसके पास भी हमें कई जगह तीव्रता दिखाई देती है, मतलब प्रकाश दिखाई देता है, उसे अपन सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। तो सेकेंडरी मैक्सिमा कब बनता है? ठीक है, तो हम क्या मानते हैं इसमें, हम पहली सिचुएशन ही मानते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट इसे कहते हैं। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? तो इस स्थिति में हम ये मानते हैं कि A से उत्सर्जित और B से उत्सर्जित जो तरंगिकाएं हैं वो बिंदु P तक पहुंचती है, और इनके बीच का जो पथांतर है वो मान लेते हैं 3 लैम्डा बाई 2। तो माना कि पथांतर डेल्टा बराबर 3 लैम्डा बाई 2। इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम पूरे तरंगाग्र को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। किस तरह से समझिए, मान लेते हैं हमारे पास ये स्लिट है AB, ठीक, और यहाँ से उत्सर्जित तरंगिका इस दिशा में जा रही है, यहाँ से उत्सर्जित तरंगिका इस दिशा में जा रही है, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो पथांतर है वो है ये वाला, और इसको हमने माना है 3 लैम्डा बाई 2, और हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे बीच वाले बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं C और D। तो इससे भी तरंगिका इस तरह से उत्सर्जित हो रही होगी इन बिंदुओं से भी। क्लियर? अब सिमेट्रिसिटी से हम क्या देखते हैं, बाय सिमेट्रिसिटी ये पूरा अगर 3 लैम्डा बाई 2 है तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 लैम्डा बाई 2, यानी कि सीधा ही कितना लैम्डा, और इसका आधा कितना आएगा लैम्डा बाई 2 आएगा। क्लियर? अब समझिए, जब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, यानी इस ब्राइट फ्रिंज के पास पहली कौन सी ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगी उसकी बात करें, तो हमने पथांतर 3 लैम्डा बाई 2 माना और पूरे इस वेव फ्रंट को 3 भागों में डिवाइड किया। ये हम जस्टिफाई कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो इस स्थिति में 3 भागों में डिवाइड किया। अब समझिए, इस AC में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका और इस CD में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका के बीच पथांतर कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा। इसी प्रकार CD से प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका और DB के प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका के बीच पथांतर भी लैम्डा बाई 2 होगा। तो समझिए, यहाँ पर हम देखते हैं इस AC में उत्सर्जित तरंगिका और CD में उत्सर्जित तरंगिका से उत्सर्जित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका जब P पर आएगी तो उनके बीच पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा, जिससे इस वाले पोर्शन में उत्सर्जित तरंगिका इस वाले पोर्शन से उत्सर्जित तरंगिका को कैंसिल कर देगी और यहाँ पर हमें कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन
तीसरे भाग से उत्सर्जित तरंगिका को यहाँ पर कैंसिल करने के लिए कोई नहीं बचेगा, मतलब वो तीसरा भाग जो है वो कैंसिल नहीं होगा और इसकी वजह से हमें यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता दिखाई देगी। आप समझिए, हमने पूरे तरंगाग्र को 3 भागों में डिवाइड किया। AC में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका और CD में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका के बीच पथांतर तो λ/2 होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन तीसरे भाग से उत्सर्जित तरंगिका को कैंसिल करने के लिए कोई नेक्स्ट तरंगिका है नहीं ऊपर वाले भागों में, तो वो तरंगिका कैंसिल नहीं होगी और नहीं होने के कारण वहां पे हमें प्रकाश की तीव्रता दिखाई देगी, लेकिन उतनी नहीं दिखाई देगी जहां जितनी हमें सेंटर में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे तरंगाग्र का केवल तीसरा भाग ही हमें दिखाई देगा, मतलब प्रकाश की जो तीव्रता है उसकी 1/3 पोर्शन ही हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि पथांतर का जो मान होना चाहिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ बनेगा, जब पथांतर का मान 3λ/2 होगा, यानी कि इस पथांतर A sin थीटा का मान 3λ/2 के बराबर। हमने पढ़ चुके हैं कि sin थीटा को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, थीटा, तो इस स्थिति में हम लिखते हैं A थीटा बराबर 3λ/2। ये कौन सी कंडीशन है, ये हमने बात करी है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा, उस स्थिति में हम मानते हैं कि पथांतर जो है वो 5λ/2। तो अगर पथांतर 5λ/2 है तो हम पूरे तरंगाग्र को 5 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। ठीक, तो मान लेते हैं, इधर देखिए, ये मान लेते हैं हमारे पास स्लिट है, ये A और ये B। A से उत्सर्जित तरंगिका इस दिशा में जा रही है, B से उत्सर्जित तरंगिका भी इसी दिशा में जा रही है, और यहाँ से मैंने इस पे लंब डाला, ये लंब, तो यहाँ पर ये इसके बीच का क्या है पथांतर, और इसको हमने माना है 5λ/2। अब इस पूरे तरंगाग्र को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 5। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 भागों में डिवाइड कर दिया। ये मैंने 5 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। इन भागों के नाम दे देते हैं C, D, E और F। तो इनसे भी तरंगिका इस तरह से उत्सर्जित हो रही होगी इस दिशा में। ठीक, अब सिमेट्रिसिटी से अगर हम देखें, ये अगर 5λ/2 है, ये कितना आएगा 4λ/2 यानी 2λ, ये कितना आएगा 3λ/2, ये कितना आएगा लैम्डा, और ये कितना आएगा λ/2, लैम्डा 3λ/2 और λ/2। क्लियर? अब समझिए, इस AC में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका और CD में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका के बीच पथांतर λ/2 होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। DE में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका और EF में उपस्थित प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका के बीच में भी पथांतर λ/2 होगा, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। लेकिन इस 5वें भाग से उत्सर्जित तरंगिका को कैंसिल करने के लिए कोई भाग नहीं होगा, तो ये 5वां भाग वहाँ बिंदु P पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमें वहाँ अंधेरे की जगह उजाला दिखाई देगा। लेकिन अब इस वाले पोर्शन की जो तीव्रता है वो प्रथम जो हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमा आया था उससे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का तीसरा भाग वहाँ जा रहा था और यहाँ पे प्रकाश का कौन सा भाग जा रहा है, 5वां भाग, मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा की जो तीव्रता होगी वो थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, उसके लिए हमने इसको 5 भागों में डिवाइड किया। क्लियर? तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि पथांतर A sin थीटा का मान जो है वो 5λ/2 के बराबर होना चाहिए, मतलब सीधे तौर पे A थीटा का मान 5λ/2 के बराबर होना चाहिए। ये हमने सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करी। इसी तरह nth सेकेंडरी मैक्सिमा की अगर बात करें तो क्या आएगा, nth सेकेंडरी मैक्सिमा, तो सीधे तौर पे हम लिख सकते हैं, अगर थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, 7λ/2। उस स्थिति में हम 5 की जगह उसको 7 भागों में डिवाइड करेंगे, तो 6 भाग तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 7वां भाग वहाँ पे दिखाई देगा, तो वहाँ प्रकाश के 7वां पोर्शन यानी 7वां भाग जितना हमें वहाँ पे तीव्रता मिलेगी, मतलब तीव्रता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तीव्रता यहाँ से घटती जाएगी और हमें कम तीव्रता प्राप्त होती जाएगी। तो nth अगर सेकेंडरी मैक्सिमा की अगर हम बात करें तो उस स्थिति में पथांतर जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए 2n+1 λ/2 के बराबर। पथांतर किसके बराबर है, A sin थीटा, और वो किसके बराबर 2n+1 λ/2। तो यहाँ से सीधे तौर पर हम लिख सकते हैं A थीटा बराबर 2n+1 λ/2। ये मेरे पास किसकी सिचुएशन आ जाएगी, nth सेकेंडरी मैक्सिमा की सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर है गाइस? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। तो ये बेसिकली हमने किसके बारे में डिस्कस किया, ये हमने बात करी फ्राउनहोफर एकल झिरी विवर्तन के बारे में। एक बार हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं। सेंटर में हमेशा हमें मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिका यहाँ तक पहुँचने में समान दूरी ट्रेवल करके आएगी, तो यहाँ पर संपोषी व्यतिक्रम होगा पथांतर 0 होने के कारण, और सेंटर में हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। मिनिमास कहाँ मिलेंगे, मिनिमास वहाँ मिलेंगे जहाँ पर पथांतर का मान या तो लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा इस प्रकार से होगा। तो देखिए हम क्या बात करते हैं, यानी कि पथांतर जब ये होगा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा, तो हमेशा p पर निम्नलिखित प्राप्त होगा, मिनिमा मिलेगा। और क्यों मिलेगा उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जब लैम्डा होगा तो हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तरंगाग्र को, तो दोनों भाग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब पथांतर 2 लैम्डा होगा तो तरंगाग्र को 4 भागों में डिवाइड करेंगे, चारों भाग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार सभी भाग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मिनिमा मिलेगा। जब हमने देखा कि पथांतर का मान क्या होना चाहिए, पथांतर का मान 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2 या 7 लैम्डा बाई 2 यानी 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होगा। उस स्थिति में क्या होगा, हम पथांतर को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, तो 2 भाग तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तीसरा भाग बच जाएगा, तो वो वहाँ पे तीव्रता शो करेगा। कितनी, प्रकाश की 1/3 तीव्रता। जब 5 लैम्डा बाई 2 होगा तो पथांतर उस तरंगाग्र को 5 भागों में डिवाइड करेंगे, 4 भाग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 5वां भाग वहाँ पे शो होगा और तीव्रता 1/5 दिखाई देगी। मतलब जैसे जैसे हम मैक्सिमाइज में आगे बढ़ेंगे, प्रथम दूसरा तीसरा, वैसे वैसे तीव्रता कम होती जाएगी। सेंटर में तीव्रता सबसे ज़्यादा, फिर तीव्रता धीरे धीरे घटती जाएगी। तो ये बेसिकली फ्राउनहोफर एकल झिरी विवर्तन का जस्टिफिकेशन था। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।